रमेश बहुत परेशान था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो इस परिस्थिति से कैसे निपटे। वो अपनी माँ को बहुत चाहता था, किंतु उसकी पत्नी और बच्चे उसकी माँ से बहुत दूर भागते थे, क्योंकि उसकी माँ की एक आँख नहीं थी, साथ ही उनकी कमर भी झुकी हुई थी। वैसे वह अपना काम सब खुद कर लेती हैं, किंतु फिर भी वो उसकी पत्नी और बच्चों के लिए हमेशा खटकती हैं। दादी, आप ऊपर के कमरे में जाओ, मेरे दोस्त आ रहे हैं। रमेश के बेटे राज ने बड़े बेरुखी से कहा। पर बेटा, मैं तो यहाँ बहुत दूर बैठी हूँ। रमेश की माँ ने बहुत प्यार से कहा। नहीं, आप उनके सामने मत रहो, वो मुझे चिढ़ाते हैं। राज ने ज़ोर से डांटते हुए कहा। क्या हुआ राज, क्यों चिल्ला रहे हो? रमेश की पत्नी गीता ने किचन से आवाज़ लगाई। देखो ना माँ, ये दादी यहीं ड्राइंग रूम में बैठी हैं और मेरे दोस्त आ रहे हैं। राज ने शिकायत भरे लहजे में कहा। माँ जी, आप ऊपर चली जाओ, क्यों हम लोगों को लजवाती हो? गीता ने बेटे का पक्ष लेते हुए कहा। बेचारी जानकी चुपचाप उठकर जीने के सहारे ऊपर जाने लगीं। कमर झुकी होने के कारण उन्हें ऊपर चढ़ने में बहुत परेशानी हो रही थी, किंतु वो पूरी ताकत से ऊपर के एक अकेले कोने वाले कमरे में जाकर बैठ गईं। रमेश बाजू के कमरे से सब सुन रहा था। उसे कष्ट हो रहा था कि उसकी माँ को अपमानित होना पड़ रहा है, किंतु वो असहाय था। अगर वो कुछ कहता है तो पत्नी और बच्चे उसका विरोध करने लगते हैं। दूसरे उनके तर्क भी सही लगते हैं, चूँकि वो एक प्रशासनिक अधिकारी था। उसका सामाजिक स्तर बहुत ऊंचा था। उसकी ससुराल भी एक उच्च घराने में थी। अतः वह चुपचाप इस तरह हर दिन अपनी माँ को अपमानित होते देखता रहता था। रात को रमेश की पत्नी ने कहा, देखो जी, अब कुछ करो। कल कलेक्टर साहब की पत्नी आई थीं। माँ जी अपनी देशी धुनधारा में उनसे मिलीं। मुझे बहुत शर्म आ रही थी बताते हुए कि ये मेरी सास हैं। मैंने कह दिया कि दूर के रिश्तेदार हैं, इलाज कराने आई हैं। रमेश को रोना आ गया, किंतु फिर भी वह चुप रहा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अपने बेटे की मन की स्थिति को जानकी अच्छी तरह से जानती थीं, और बेटे को कोई कष्ट ना हो, इसलिए वो हर बात को चुपचाप सह लेती थीं। रमेश बहुत उदास रहने लगा। एक तरफ परिवार और सामाजिक स्तर पर जीने की प्रतिबद्धता थी, तो दूसरी ओर माँ। आखिर माँ से अपने बेटे की ये हालत देखी नहीं गई। एक दिन उसने अपने बेटे से कहा, रमेश, बहुत दिन हो गए हैं, मैं अपने गांव जाना चाहती हूँ, मुझे वहाँ पहुँचा दो। मेरा यहाँ मन नहीं लग रहा। किंतु माँ, वहाँ तो कोई नहीं है, तुम्हारी देखभाल कौन करेगा? रमेश ने आश्चर्य से पूछा। अरे, सब लोग गांव में हैं तो, और तुम्हारे मामा जी तो उसी गांव में रहते हैं।
और फिर हम सारी व्यवस्था कर आएंगे ना। गीता को तो जैसे मन की मुराद मिल गई हो। हाँ बेटा, बहू सही कह रही है, जानकी ने लंबी सांस लेते हुए कहा। रमेश जानता था कि गांव में माँ की देखभाल करने वाला कोई नहीं है, लेकिन अपनी पत्नी की जिद के कारण वह अपनी माँ को गांव छोड़ने पर विवश हो गया। माँ को गांव छोड़कर आते वक्त उसे रोना आ रहा था तथा अपनी बेबसी पर गुस्सा भी आ रहा था, किंतु परिवार, पत्नी और समाज ने उसके इन मनोभाव को दबा दिया और वो सुकून सा महसूस करने लगा। कुछ दिनों के बाद उसके अंकल, जो लंदन में रहते थे, आने वाले थे। जब रमेश बहुत छोटा था, उसके पिता जीवित थे, तब वो भारत आए थे और उसके बाद वो अब आने वाले हैं। पूरा परिवार और आस पड़ोस बहुत उत्साहित था। लंदन से रमेश के अंकल आ रहे थे। अंकल ने जैसे ही घर में कदम रखा, सबने मिलकर बहुत उत्साह से उनका स्वागत किया। क्यों रमेश, भाभी नहीं दिख रही, कहाँ हैं? उसके अंकल ने उत्सुकतापूर्वक पूछा। जी, वो गांव में रहती हैं, यहाँ उनका मन नहीं लगा, गीता ने सपाट लहजे में उत्तर दिया। अंकल ने रमेश की ओर देखा तो रमेश ने अपनी आंखें झुका लीं। अंकल सब समझ गए। बोले, कल हम सब भाभी से मिलने गांव चलेंगे। दूसरे दिन सभी लोग गांव के घर में पहुंचे। देखा कि जानकी को बहुत तेज बुखार है और वो पलंग पर असहाय पड़ी हैं। उसके अंकल दौड़कर जानकी के पास गए, उनके पैर छूकर रोने लगे। जानकी की यह हालत उनकी कल्पना से परे थी। वाह बेटा रमेश, तूने तो नाम उजागर कर दिया। अपनी माँ की ये हालत देखकर तुझे तो शर्म भी नहीं आ रही होगी। उसके अंकल ने रमेश को लगभग डांटते हुए कहा। नहीं देवर जी, रमेश का कोई दोष नहीं है, मैं खुद गांव आई थी। जानकी ने अपने बेटे का बचाव किया। मुझे सब पता चल गया भाभी, आप चुप रहो। क्यों बहू, तुम्हें अपनी सास की कुरूपता पसंद नहीं आई? समाज में तुम्हें नीचा देखना पड़ता है ना? उसके अंकल ने गीता की ओर व्यंग से देखा। गीता निरुत्तर होकर रमेश को देखने लगी। आज तुम जिस सामाजिक स्तर पर हो, वो इन्हीं के संघर्षों की देन है। और बेटा रमेश, तुम्हें शायद मालूम ना हो कि बचपन में तुम जब 1 साल के थे, तब छत से नीचे गिरने के कारण तुम्हारी एक आंख फूट गई थी और तुम्हारी रीढ़ की हड्डी में भी समस्या थी। तब तुम्हारी इस कुरूप माँ ने अपनी एक आंख और अपना बोन मैरो तुम्हें देकर इतना सुंदर स्वरूप दिया। गीता बेटा, इतने सालों तक संघर्ष करके बेटे को प्रशासनिक अधिकारी बनाने वाली इस संघर्षशील औरत की तुम लोगों ने यह दशा कर दी। तुम्हें ईश्वर कभी माफ़ नहीं करेगा।
उसकी अंकल के आंखों में आंसू आ गए। अब भाभी आप मेरे साथ लंदन जाएंगी, यहाँ इन स्वार्थी लोगों के बीच नहीं रहेंगी। उसके अंकल ने जानकी से कहा, रमेश को तो काटो तो खून नहीं था। उसके अंकल ने उसे जो राज बताया उसके बाद तो रमेश को यही लग रहा था कि उससे ज़्यादा पापी इंसान इस दुनिया में कोई और है ही नहीं। वह दौड़ता गया और माँ जानकी के कदमों से लिपट गया। माँ, मेरा अपराध अक्षमय है। मैं जानबूझकर चुप्पी साधे रहा, आपका अपमान करवाता रहा। आप ही उस घर में मेरे साथ रहेंगी और कोई नहीं। रमेश ने आग्नेय दृष्टि से अपनी पत्नी और बच्चों को देखा। गीता को भी बहुत पश्चाताप हो रहा था, किंतु उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो जानकी से आंख मिलाए। जानकी ने गीता की मन की स्थिति को समझकर उसको पुचकारते हुए अपने पास बुलाया और रमेश को डांटते हुए कहा, खबरदार, जो मेरी बहू को मुझसे अलग करने की कोशिश की तो तुझे ही घर से बाहर निकाल दूंगी। गीता और बच्चों ने जानकी के पैर पड़ते हुए अपने व्यवहार पर माफ़ी मांगी और माँ के हृदय ने सबको माफ़ कर दिया। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है? कृपया हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।